हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ल्यूसेंट की जो जीएस की बुक है वो। और इसमें हम अभी तक 5 वीडियो बना चुके हैं। मतलब कि आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये जो है इस वीडियो का पार्ट 6 है। ठीक है, तो अभी हम जो पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे अभी वो टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाह रही हूँ कि जो ये वीडियो है ये अब हमारी 15-20 मिनट की ना होकर अप्रॉक्सीमेट 1 आवर की होगी। कम से कम 1 घंटे की वीडियो तो होगी ही होगी, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर से पहले हमें ये बुक कंप्लीट करनी है। और उस इसे कंप्लीट करने के बाद फिर हमें इसका फुल रिवीजन भी करना है एक बार। तो इसलिए आज से कम 1 घंटे की वीडियो होगी। तो प्लीज़ आप लोग इसे अच्छे से रिवाइज करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, जिससे कि आप लोग का बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। 14 पॉइंट है मौर्य साम्राज्य। और ये जो बुक है कौन सी बुक है? ल्यूसेंट बुक है ये, जीएस के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है। अगर बेसिक क्लियर करना हो तो ल्यूसेंट पढ़ना बहुत ही अच्छा रहता है। ठीक है, तो हम अपने पॉइंट पे आते हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। चाणक्य चाणक्य के और कौन कौन से नाम थे ये आप लोग को याद होना चाहिए। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। ठीक है, चाणक्य को और क्या क्या कहा जाता था? विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य। तो चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका क्या नाम है? अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीति से है। जो अर्थशास्त्र पुस्तक है इसका जो संबंध है वो किससे है? राजनीति से है। चंद्रगुप्त की मगध की राजगद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जो है वो मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? 322 ईस्वी पूर्व में बैठा था। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त किस धर्म को मानता था? जैन धर्म को मानता था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया था। चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए। युद्ध की शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त ने जो जैन धर्म की दीक्षा ली थी वो किससे ली थी? जैन धर्म के गुरु थे भद्रबाहु, उनसे उसने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज कौन था? ये हमने ऊपर भी पढ़ा है। मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, या फिर अगर आप लोग नोट्स बनाना चाह रहे हैं, अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो तो प्लीज़ इसको लिख लीजिएगा। ये जो इंडिका पुस्तक है वो किसने लिखी है? इंडिका जो पुस्तक है वो मेगास्थनीज ने लिखी है। वैसे तो ये है कि आप लोग को नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो ये बुक पढ़ा रही हूँ ये एक तरीके से नोट्स के ही तरीके से बता रही हूँ। लेकिन फिर भी जो लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं अभी, तो वो चाहें तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बीच बीच में बोलती हूँ आप लोग उनको कहीं एक नोटबुक में लिख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम टाइम पर जब आप रिविज़न करेंगे तब काम आएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध का वर्णन एम्पियानस ने किया है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध का वर्णन एम्पियानस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हुई थी, क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य था ना वो अपने अंतिम समय में श्रवणबेलगोला में ही चला गया था, वहीं रहने लगा था। तो उसकी जो मृत्यु हुई थी वो भी उसी जगह पे उपवास करते हुए हो गई थी। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हम पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में। तो बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। ठीक है, बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था, जो 298 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। जो 298 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। अमित्रघात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि अमित्रघात के नाम से किसको जाना जाता है? तो अमित्रघात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु का विनाशक। अमित्रघात का अर्थ क्या होता है? शत्रु का विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था।
जो बिंदुसार था वो किस संप्रदाय को मानता था? वह आजीवक संप्रदाय को मानता था। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। जो वायु पुराण है उसमें बिंदुसार को क्या कहा गया है? भद्रसार या वारिसार। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नाम का राजदूत भेजा था। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो मैं आपको बताती हूँ। डायमेकस नाम का बंदा किसके शासनकाल में भारत आया था? डायमेकस किसके शासनकाल में भारत आया था? तो डायमेकस जो है वो बिंदुसार के दरबार में भारत आया था। ठीक है, इसे मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। इसे मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोहों का वर्णन है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा था। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस एक से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। एंथियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया शासक एंटियोकस फर्स्ट से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक को भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो ज़्यादातर यही बनता है कि मतलब अमित्रघात के नाम से किसको जाना जाता है। तो बिंदुसार से आप इसे हाईलाइट कर लीजिएगा, अमित्रघात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। और दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है कि बिंदुसार जो है वो मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था। तो बिंदुसार 298 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इनको हाईलाइट कर लेना, नोट कर लेना, जैसा भी आपको ठीक लगे वैसा करिए। ठीक है, बट याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अशोक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ जो 269 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। जो 269 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की एवं गुजरा अभिलेख से अशोक का नाम अशोक मिलता है। मास्की एवं गुजरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ये तीनों ही लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला तो यही कि जो अशोक है वो मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? 269 ईस्वी पूर्व में। ये क्वेश्चन भी बनता है कि अशोक जिस समय मगध की राजगद्दी पर बैठा था उस समय वह कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का राज्यपाल था। और तीसरा ये भी अक्सर पूछा जाता है कि अशोक मास्की एवं गुजरा अभिलेख में अशोक का नाम क्या है, या फिर ये भी पूछ लिया जाता है कि अशोक का नाम अशोक जो है वो किस अभिलेख में पाया जाता है। तो मास्की एवं गुजरा के अभिलेख में पाया जाता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था, या फिर अशोक ने कलिंग विजय कब किया था। तो 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग विजय किया था और 268 ईस्वी पूर्व में ये मगध की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार किया। मतलब कि जब 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। ठीक है, प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस यानी टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नाम का एक राजदूत भेजा। टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नाम का एक राजदूत भेजा जो कहाँ आया था? अशोक के दरबार में आया था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? उपगुप्त नाम के एक बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने दी थी। अशोक ने आजीवकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। अशोक ने आजीवकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा एवं विश्व झोपड़ी था। जिनका नाम
कर्ज, चौपार, सुदामा एवं विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीवकों को नागा अर्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीवकों को नागा अर्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था। अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने किया था? सर्वप्रथम अशोक ने किया था। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्ठी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से मिला है। खरोष्ठी लिपि का जो अभिलेख है वो उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से मिला है और शेष जो भी अभिलेख है ब्राह्मी लिपि के भारत से मिले हैं। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। अशोक के जो अभिलेख हैं उन्हें कितने भागों में बांटा जा सकता है? उन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 शिलालेख, नंबर 2 स्तंभलेख, नंबर 3 गुहालेख। नंबर 1 शिलालेख, नंबर 2 स्तंभलेख, नंबर 3 गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पादरेटी फैंथलर ने की थी। इनकी रचना 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को हुई थी। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई थी। अशोक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाने के बाद में एक साथ बता दूंगी, ठीक है? क्योंकि अशोक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके सारे क्वेश्चन मैं लास्ट में आपको बता दूंगी। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से सभी लोग प्लीज़ पढ़िएगा। अशोक के जितने भी पहले तो यही पूछा जाता है अशोक के कितने शिलालेख हैं, फिर उनमें जो जितने भी वर्णित विषय है, मतलब जिस भी शिलालेख में जिस भी टॉपिक के बारे में बात हुई है वो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो अशोक का जो पहला शिलालेख है इसमें पशु बलि की निंदा की गई है, मतलब कि इसमें कहा गया है कि किसी भी पशु की कभी भी बलि नहीं देनी चाहिए। ये अशोक का पहला शिलालेख है। दूसरा शिलालेख, इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। दूसरे शिलालेख में, पहले में तो बोला है कि पशुओं की बलि नहीं देनी चाहिए, फिर दूसरे में क्या बोला है? दूसरे में अशोक ने बोला है कि मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था, कि दोनों को चिकित्सा सही मिलनी चाहिए। अब आते हैं हम तीसरे शिलालेख पे। तो तीसरे शिलालेख में क्या है इनके में? इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों के भी उल्लेख किए गए हैं। तीसरे शिलालेख में क्या किया है इन्होंने? तीसरे शिलालेख में इन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं और इसमें कुछ धार्मिक जो नियम है, धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया है, ठीक है? चौथा अभिलेख, इस अभिलेख में भैरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। इस अभिलेख में भैरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। उसके बाद हम आते हैं पांचवें शिलालेख पे, पांचवा शिलालेख है इनका। इस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। पांचवें में क्या मिलता है? धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है, ठीक है? छठे शिलालेख में क्या है? इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। आत्मनियंत्रण, खुद को कैसे नियंत्रण में रखना है, अपनी आत्मा को कैसे नियंत्रण में रखना है, तो आत्मनियंत्रण की शिक्षा किसमें दी गई है? छठे शिलालेख में दी गई है। सातवें एवं आठवें शिलालेख में क्या दिया है? इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया है। मतलब कि जो 7वां और 8वां दो शिलालेख ऐसे हैं जिसमें इनकी तीर्थ यात्राओं के बारे में उल्लेख किया गया है। इन्होंने जितनी भी तीर्थ यात्राएं की वो सब इन्हीं शिलालेखों में लिखी हुई हैं, ठीक है? 9वां शिलालेख क्या है? इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वां शिलालेख क्या है? इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 10वें शिलालेख में अशोक ने क्या कहा है? इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वें शिलालेख में क्या है? इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। धम्म क्या है? इसमें धम्म के बारे में बताया गया है, ठीक है? 12वां शिलालेख क्या है? इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति
एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वां शिलालेख क्या है? इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में पड़ोसी राजाओं का वर्णन भी है। अशोक का जो 13वां शिलालेख है ना, इसमें वैसे तो सीधा सीधा ही दिया है ये कि इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। हृदय परिवर्तन से मतलब ये है कि अशोक ने जिस टाइम पे कलिंग का युद्ध लड़ा था, उस टाइम पे इतने सारे लोगों की मृत्यु हुई थी, काफ़ी सारे लोग मारे गए थे, जिसमें सिपाही भी मारे गए, उनकी फैमिली, उनके छोटे छोटे बच्चे मारे गए थे। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद एकदम से मतलब अशोक को इस बात का एहसास हुआ था कि युद्ध करने से क्या ही फ़ायदा है, और युद्ध से कभी किसी का फ़ायदा नहीं होता है, युद्ध से हमेशा नुकसान ही होता है। तो इस युद्ध के बाद ही अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ था, और इन्होंने युद्ध वगैरह हर चीज़ को छोड़ के फिर इन्होंने जो भी है संन्यास धारण करने का सोचा था, और उसके बाद ही फिर जो है ये तीर्थ यात्राओं पर चले गए थे। तो इसीलिए इनका जो 13वां शिलालेख है, इसमें इसीलिए दिया गया है कि इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में पड़ोसी राजाओं का वर्णन भी है, मतलब इनके आसपास के जो जितने भी राजा थे उनके बारे में भी इसी शिलालेख में बताया गया है। और 14वां शिलालेख क्या है? अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि 13वें शिलालेख से जो इनका हृदय परिवर्तन हुआ था, तो उससे इन्होंने खुद मतलब धार्मिक जीवन व्यतीत करने का सोच लिया था कि नहीं, अब युद्ध वगैरह इन सब चीज़ों को बंद करके अब सिर्फ धार्मिक जीवन ही व्यतीत करना है। तो फिर उसके बाद जो इनका 14वां शिलालेख लिखा गया, उसमें फिर जो है इन्होंने लोगों को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। तो अब यहाँ से क्या पता चलता है कि अशोक के, सबसे पहले तो यही याद करिए, अशोक के शिलालेख कितने हैं? अशोक के 14 शिलालेख हैं। ये मैं एक बार दोबारा आपको रिवाइज करवा दूंगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 मानी गई है। तो अशोक के जो शिलालेख हैं वो कितने हैं? 7, वो सॉरी 14 हैं। अशोक के शिलालेख जो हैं वो 14 हैं, और स्तंभ लेख जो हैं वो कितने हैं? वो 7 हैं, जो केवल ब्राह्मी में लिखी गई है। अशोक के जो स्तंभ लेख हैं वो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। शिलालेख तो उनके कई काफ़ी सारी भाषाओं में और लिपियों में लिखे गए हैं, और जो स्तंभ लेख है वो केवल ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए हैं। ये 6 अलग-अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। जो इनके शिलालेख हैं वो कहाँ-कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अलग-अलग 6 स्थानों से प्राप्त हुआ है। पहला, प्रयाग स्तंभ लेख। पहला क्या है? प्रयाग स्तंभ लेख। यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। जो इनका प्रयाग का स्तंभ लेख है, ये पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया था। इनका जो ये शिलालेख था, प्रयाग स्तंभ लेख जो था, इसे अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दूसरा है दिल्ली टोपरा। दूसरा क्या है? दिल्ली टोपरा। यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया था। यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया था। तीसरा है दिल्ली मेरठ। दिल्ली मेरठ क्या है? दिल्ली मेरठ वाला जो इनका स्तंभ लेख है, पहले मेरठ में स्थित था। यह पहले मेरठ में स्थित था। यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। मतलब कि जो दिल्ली मेरठ है वो पहले तो मेरठ में स्थित था, लेकिन फिरोज शाह ने क्या किया कि इसको मेरठ से दिल्ली में लाकर स्थापित करवा दिया। चौथा है रामपुरवा। चौथा क्या है? रामपुरवा। यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। रामपुरवा यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लाइल ने की। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लाइल ने की। पांचवा है लोरिया अरेराज। पांचवा क्या है? लोरिया अरेराज। ये भी चंपारण बिहार में है, मतलब कि रामपुरवा भी चंपारण बिहार में है और लोरिया अरेराज भी चंपारण बिहार में ही है। अब इसके बाद है नंबर 6, लोरिया नंदनगढ़। नंबर 6 क्या है? लोरिया नंदनगढ़। चंपारण बिहार में इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। मतलब ये है कि इनके जो अशोक के जो टोटल 7 स्तंभ लेख हैं, 7 में से इनके जो 3 स्तंभ लेख हैं वो केवल चंपारण बिहार में स्थित हैं। कौन कौन से? चौथा रामपुरवा, पांचवा लोरिया अरेराज, और छठवां लोरिया नंदनगढ़। ठीक है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। कौशाम्बी अभिलेख जो है उसे क्या कहा जाता है? उसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख, अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख रुम्मीदेई है। अशोक का जो सबसे छोटा स्तंभलेख है वो कौन सा है? रुम्मीदेई है। ये है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई है। इसी में अशोक द्वारा भू राजस्व की दर हटा देने की बात कही गई है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे हैं। प्रथम
पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे हैं। अशोक का सारेकुना अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। अशोक का जो सारेकुना अभिलेख है वो ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था। जो अशोक का साम्राज्य था उसमें जब पुरोहित एवं मुख्यमंत्री रखे जाते थे तो उससे पहले उनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उपधा परीक्षण। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता है। इसकी संख्या 18 थी। अर्थात अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। चर किसे कहा जाता है? जासूस को। इसमें कुछ मौर्य प्रांत एवं राजधानियां दे रखी हैं, तो एक बार हम लोग वो भी देख लेते हैं। जो उत्तरापथ है वहां की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। उत्तरापथ की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। मौर्य प्रांत जो दूसरा दे रखा है अवंती राष्ट्र, उसकी राजधानी क्या थी? उज्जैनी। कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली। और दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णागिरी। पूर्वी प्रांत की राजधानी, जिसे प्रासी भी कहा जाता है, पाटलिपुत्र। पूर्वी प्रांत की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी, और ये जो पांचों प्रांत मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं, ये पांचों प्रांत एवं इनकी राजधानी आप लोग याद कर लीजिएगा। अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों के जो प्रशासक होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रिक। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामीण कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 3 सदस्यों का एक मंडल करता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। जो कितनी समितियों में विभाजित था? जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे? प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। अब यहाँ पे कुछ तीर्थ दे रखे हैं, अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ, इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मंत्री, प्रधानमंत्री, इनका मतलब ये है कि ये यहाँ पे इनकी जो है वो पोजीशन दे रखी है, और ये यहाँ पे क्या क्या कार्य करते हैं, इनका क्या क्या कार्य है। मंत्री प्रधानमंत्री का कार्य संभालता था। पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान होता था। युवराज राजा के पुत्र को कहा जाता है। दौवारिक राजकीय द्वार रक्षक। अंतर्वैदिक अंतरपुर का अध्यक्ष। समाहर्ता आय का संग्रहकर्ता। संधिदाता राजकीय कोष का अध्यक्ष। प्रशासता कारागार का अध्यक्ष। पदेष्टि कमिश्नर। पौर नगर का कोतवाल। व्यवहारिक मुख्य न्यायाधीश। नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष। कर्मांतिक उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष। मंत्रिपरिषद अध्यक्ष। दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला। दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला। दुर्गपाल दुर्ग का रक्षक। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था।
जो भी लोग ऐसे होते थे जो कि बिक्री कर नहीं देना चाहते थे या नहीं देते थे, किसी भी तरीके से छुपा लेते थे, तो उन्हें मृत्यु दंड दिया जाता था। मेगस्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। मेगस्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण का अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी एवं 8,000 रथ थे। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी एवं 8,000 रथ थे। प्लूटार्क या जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने नंदों की अर्थात 60,000 आदमियों को लेकर संपूर्ण उत्तर भारत को रौंद डाला था। प्लूटार्क जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने नंदों की पैदल सेना से 3 गुनी अधिक संख्या में अर्थात 60,000 आदमियों को लेकर संपूर्ण उत्तर भारत को रौंद डाला था। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी को नायक कहा जाता था। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी को नायक कहा जाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय मौर्य प्रशासन मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। मौर्य प्रशासन में जो गुप्तचर विभाग था वो महामात्य सर्प नामक एक अमात्य थे, उनके अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता है। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता है एक स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। अशोक के समय में जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रक कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रक कहा जाता था। यहाँ पे कुछ समितियां दे रखी हैं एवं उनके कार्य दे रखे हैं, तो वो आप लोग देख लीजिए। समिति एवं कार्य। प्रथम समिति, जो 6 समितियां थी ना, मौर्य सेना का जो रखरखाव करने वाली 6 समितियां थी, ये उनके कार्य हैं और इन समितियों में 5-5 एक समिति में 5 सदस्य होते थे। तो पहली जो समिति थी वो क्या देखती थी? जल सेना की व्यवस्था देखती थी। दूसरी जो समिति थी वो यातायात एवं रसद की व्यवस्था देखती थी। तीसरी जो समिति थी वो पैदल सैनिकों की देखरेख करती थी, जितने भी पैदल सैनिक होते थे उनकी देखरेख करती थी। चौथी समिति थी वो अश्वारोहियों की सेना की देखरेख करती थी, जितने भी घोड़े वाले सैनिक होते थे उनकी देखरेख करना चौथी समिति का कार्य था। और 5वीं जो समिति थी वो गज सेना की देखरेख करती थी। किसकी देखरेख करती थी? गज सेना की देखरेख करती थी। और छठी जो समिति थी वो रथ सेना की देखरेख करती थी। जितने भी रथ सेना वाले सैनिक होते थे उन्हें कौन देखता था? उन्हें छठी समिति देखती थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने 6 समितियां एवं उनके कार्य पढ़ लिए हैं। अब हम आ जाते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट पे। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रक कहा जाता था। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। ठीक है। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा पर्वत्रक से सहायता प्राप्त की थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा पर्वत्रक से सहायता ली थी। मौर्य शासन 137 वर्ष तक चला। मौर्य शासन 137 वर्ष तक चला। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में कर दी थी। बृहदत्त की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में कर दी थी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली।
और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। जो मौर्य वंश है वो काफ़ी बड़ा हो गया, तो वीडियो भी ये काफ़ी बड़ी हो चुकी है एक्चुअली। वैसे मैंने ट्राई किया था कि मतलब हम ये कम से कम 1 घंटे की वीडियो तो करेंगे ही, लेकिन ओनली एक ही टॉपिक में मौर्य वंश में ही वीडियो इतनी बड़ी हो चुकी है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज आप लोग केवल ये 14वां टॉपिक मौर्य वंश अच्छे से कंप्लीट कर लो, जो कि मैंने इसमें पढ़ाया है, और जितने भी पॉइंट मैंने इसमें बताए हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज़ उनको अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा। और जो नेक्स्ट टॉपिक है ब्राह्मण साम्राज्य, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी आप प्लीज़ इसी को अच्छे से पढ़िए और अच्छे से रिवाइज़ करिए। एंड मैं सोच रही हूँ कि जीएस के साथ साथ मैं अभी जो हिंदी, जो मैंने अपनी एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि आदित्य पब्लिकेशन की एक जो बुक है हिंदी की, वो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए काफ़ी अच्छी है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं वो बुक पढ़ाना भी स्टार्ट कर दूँ। तो इससे ये है कि जो जिन अभी बच्चों के पास टाइम तो है नहीं है, एक मुश्किल से 2 महीने का टाइम होगा एग्ज़ाम में, इससे ज़्यादा समय तो नहीं मिल पा रहा है। तो कम से कम मैं एक बुक जीएस की कंप्लीट करवा दूँगी, एक बुक हिंदी की कंप्लीट करवा दूँगी। तो 2 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जिनकी बेसिक नॉलेज तो आप ये मेरी वीडियो से ही कंप्लीट कर सकते हो। और ये बुक जब एक बार आप अच्छे से कंप्लीट कर लोगे, तो उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट लगवाइएगा, और मैं भी यहाँ से आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगवाऊँगी, तो उससे आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है? तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और जिसमें कि हम जो 15वां पॉइंट है ब्राह्मण साम्राज्य पढ़ाएँगे। ओके, थैंक यू।